हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इधर आप सभी का 18 जून वाला जो एग्ज़ाम निरस्त हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम संभवतः दोबारा तो होगा ही। हाँ, और जिसका आप सभी में पीजीटी का भी तो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो लोग डाले होंगे उसका भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम का डेट आने वाला भी है फ्रेंड्स। इधर मेरे ख्याल से सभी एग्ज़ाम सरकारें कराएंगी, क्योंकि इधर कुछ है नहीं ऐसा। और ये दुखद घटना तो है फ्रेंड्स, इधर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ हुआ वो भी फ्रेंड्स निरस्त हो गया, और इधर आपका नीट का फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, और यूजीसी नेट जेआरएफ तो फ्रेंड दुखद तो है ये जो एनटीयू को क्या ही कहा जाए, जितना कहा जाए कम ही है। जो है सरकारें जो है एक अच्छे से एग्ज़ाम नहीं करा पा रही हैं, साफ़ सुथरी जो है। और फिर भी फ्रेंड्स हमारा काम है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके अच्छी तैयारी करना, ताकि एग्ज़ाम लगे, एग्ज़ाम मिले तो हमको एक सीट चाहिए फ्रेंड्स। एक सीट को किसी ना किसी तरह फ्रेंड्स रिजर्व कर लें अपना, और इसका तभी होगा फ्रेंड्स जब हम अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे, अच्छे से तैयारी किए रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप मुझे पहचान ही गए होंगे फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और मैं आप सभी के बीच जो है सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं फ्रेंड्स। आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एमपीसी, डीएसएसबी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, जो है केबीएस, एनबीएस, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड जिसमें समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मेरा जो क्लास है फ्रेंड्स, हर उस एग्ज़ाम आप इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स जिसमें सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हों। फ्रेंड मैं आप सभी के लिए जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ फ्रेंड्स, सभी सिलेबस को ध्यान में रख के ही लेकर आता हूँ फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, समय बहुत कीमती है, हम समय को ना गंवाएं। आइए देखते हैं आज आप सभी के लिए हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है और क्या है, ये देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्लास के समय कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे आप नोट करते जाइए। जो नोट करते रहेंगे वो एग्ज़ाम के समय आपको एक छोटा सा नोट्स बन जाता है, जो एग्ज़ाम के समय आप उसको देखते हैं, रिवीजन करते हैं तो काफ़ी सहयोग प्रदान करता है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स पढ़ाई में ना लगे हैं पढ़ाई में लग जाइए फ्रेंड्स। वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन ये यदि हमको सिलेक्शन पाना है तो गर्मी को तो फ्रेंड्स ताक पे ही रखना पड़ेगा जो है। हालांकि लाइट भी परेशान कर रखी है, कट कट जा रही है। आइए देखते हैं हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। क्या कह रहा है फ्रेंड, कौन सा कथन क्या कह रहा है समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में, ये कौन है, सी राइट मिल आपके समाजशास्त्री के विचार के निरूपित करता है। तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। ऑप्शन बी है शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना। ऑप्शन सी है निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना। ऑप्शन डी है व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के सन 2016 में जुलाई 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को जो मैं करा रहा हूँ। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी, ये आंसर निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये किसके अनुसार, ये राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपके समाजशास्त्री कल्पना अनिश किए हैं, जो इनका फ्रेंड्स है सोशियोलॉजिकल इमेजेशन, सोशियोलॉजिकल फ्रेंड नोट करिएगा, इमेजेशन है CW मिल्स की एक ये प्रमुख पुस्तक है फ्रेंड्स। इसमें उनका मानना है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन ना कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करना ही समाजशास्त्रीय कल्पना पद्धति है फ्रेंड्स, ये आपके ऐसी राइट्स मिल कहते हैं। तो आपके जो ये राइट्स मिल हैं
आपके ने 4 बिंदुओं का उल्लेख किया है इन्होंने इस घटना को लेके। नंबर 1 ये बताते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। ये नंबर 1 कहते हैं कि मूल तटस्थता, ये क्या कहते हैं, नंबर 1 मूल तटस्थता, नंबर 2 कहते हैं ये विषय वस्तु हो, और अब नंबर 3 वैज्ञानिकता हो, इसमें फ्रेंड्स कहते हैं। और 4 बताते हैं, 4 नंबर सामाजिक अर्थात लास्ट सामाजिक यथार्थता हो, ये कहते हैं फ्रेंड्स आपके। ये सी राइट मिल्स के विचार हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये कह रहा है फ्रेंड्स, 2 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है। प्रश्न फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ा करिए, ताकि जो है आपको, यदि आप 1-2 बार पढ़े हैं उसको आंसर को देखे हैं तो आपके आंसर जो होता है माइंड में कौधने लगता है जब आप प्रश्न ध्यान से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है। तो आपका ऑप्शन ए है वेबर हो गए, ऑप्शन बी दुर्कीम हो गए, ऑप्शन सी काम्ट हो गए, ऑप्शन डी स्पेंसर हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का आंसर है फ्रेंड्स आपके ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी है, ये इमाइल दुर्कीम का ये कथन है, क्योंकि इमाइल दुर्कीम का फ्रेंड्स आप जानते हैं ये भारतीय समाजशास्त्री जो हैं, ये इमाइल दुर्कीम, ये द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी फ्रेंड्स ये रचना है, इनकी बुक्स है जो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया है इन्होंने जिन सामाजिक प्रतिनिधानों का निर्माण होता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक जो है क्या फ्रेंड्स, इनके अनुसार जो है दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये दुर्कीम कहते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर 3 ये क्या कह रहा आप सभी के लिए, ये कह रहा है मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। किसके अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। तो आपका ऑप्शन दिए रखा है, ऑप्शन ए है प्रदत्त समाज में सर्वाधिक समान परिस्थिति, ऑप्शन बी है एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन, ये ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी है आपका सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा संगृहीत सांख्यिकीय साक्ष्य आपका हो गया। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा मैक्स वेबर के अनुसार, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आप बताइएगा। तो इसका आंसर आपका देखिए ये ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रेंड्स। आप देखिएगा ऑप्शन सी जो है सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन है मैक्स वेबर के अनुसार। ये आदर्श प्रूफ है, क्योंकि मैक्स वेबर ने मुद्दों को वैचारिक विधि एवं तुलनात्मक विधि को आधार बनाते हुए आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कौन फ्रेंड्स, ये आपके मैक्स वेबर जो है, क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन है। तो वेबर ने आदर्श प्रारूप को प्रकल्पात्मक मूर्त स्थितियां हैं इनके अनुसार इसका निर्माण ये कहते हैं सामाजिक यथार्थ के आधार पर किया जाता है, ना कि निश्चित उपयोग या तुलनात्मक रूप से। ये फ्रेंड्स आपके मैक्स वेबर है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा आप सभी के लिए। ये कह रहा है किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। फिर ध्यान दीजिए, कह रहा किसके अनुसार ये आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक वर्गीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन बी है माइलनोव्स्की, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन डी है रॉबर्ट किंग मर्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आप देखिए ये ऑप्शन ये है, आप सब देखिएगा ऑप्शन ए है टालकाट पार्सन्स इसका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि टालकाट पार्सन की जो बुक है द सोशल सिस्टम
नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इनकी बुक है आपका द सोशल सिस्टम। इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की जो है व्याख्या की है, उसको 2 आधारों पर प्रस्तुत किया है। टालकट पार्सन ने 2 आधारों पर प्रस्तुत किया द सोशल सिस्टम में। नंबर 1 इन्होंने बताया है आपका ये नंबर 1 संरचनात्मक घटक बताया इन्होंने जो है, और नंबर 2 बताया है इन्होंने आपका प्रकारात्मक अव्यवस्थाएं, इन्होंने 2 नंबर बताया है। तो इसमें संरचनात्मक घटक में ये क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है कि क्रिया परिस्थिति एवं भूमिका कर्ता जो है सामूहिकता प्रतिमान पोषण के अभिकरण और जो है संस्थात्मक अभिकरण निहित है। और जो प्रकारात्मक अवस्था बताते हैं, उपावस्थाएं बताते हैं फ्रेंड, ये प्रकारात्मक उपावस्थाएं, ये दूसरा बताएं। ये कहते हैं इसके अंतर्गत अनुकूलन है, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिमान, संरक्षण, सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण जो है शामिल किया गया है, इसको सम्मिलित करते हैं। और प्रकारात्मक उपव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिकरण की व्याख्या करते हुए आपके पार्सन्स कहते हैं कि आत्मसात किए गए साइनामूल जो है किसी भी समाज के एकीकरण में जो है भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। आइए फ्रेंड्स आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर ये 5 यानी 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आप सभी के लिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड, ये आपके समाजशास्त्री के यहाँ कौन है फ्रेंड्स, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स, कह रहा, ध्यान दीजिए, लघु समुदाय की विशेषता नहीं है कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए है विशिष्टता, ऑप्शन बी है सजातीयता, ऑप्शन सी है स्थान, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर आपका है ये ऑप्शन सी है, आप ध्यान दीजिए ऑप्शन सी। स्थान जो है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ये जो स्थान है ये लघु समुदाय की विशेषता नहीं है इनके अनुसार। ये आपका जो है ये ऑप्शन ए, बी और ये डी है, ये लघु जो है समुदाय की विशेषता है। क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड की जो बुक है आप नोट करिएगा, द लिटिल कम्युनिटी, क्या है, द लिटिल कम्युनिटी में ये मैक्सिको के चानकोम नामक ग्राम जो का अध्ययन करते हैं। कौन सा, मैक्सिको के चानकोम नामक ग्राम का अध्ययन करते हैं। उसके आधार पर इन्होंने बताया कि लघु समुदाय के अवधारणा को प्रस्तुत किया इसी के आधार पर। और उन्होंने इसमें बताया है, आप लोग ध्यान दीजिए, बताया है कि लघु समुदाय की 4 विशेषता बताई है। क्या है, लघुता है, विशिष्टता है, समरूपता है और आत्मनिर्भरता है। लेकिन इसमें जो है जो अभी 4 विशेषता इसमें तो स्थान आता नहीं। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर हो जाएगा ये स्थान नहीं है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर ये 6 क्या कह रहा है आप सबके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। इसमें भी फ्रेंड देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन ए है पैटर्न्स, ये क्या कह रहा है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट का बता रहा है। अ प्रिमिटिव कल्चर, एडवर्ड बर्नार्ड टायलर का बता रहा है। ऑप्शन सी बता रहा है ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये ब्रोनोलिट्स्का मेलिनोव्स्की की है। और ऑप्शन डी बता रहा है नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, ये रेडक्लिफ ब्राउन का बता रहा है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप सब बताइएगा। तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है नोट्स टूवर्ड द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, ये रेडक्लिफ ब्राउन का नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जो है नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर फिर किसकी है, रेडक्लिफ ब्राउन का नहीं है। तो इसको नोट करिए, ये आपका इलियट का है, टी.एस. इलियट। ये आपका ये ऑप्शन डी जो है ये आपका फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा ये इलियट की है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इलियट का इस पर लिखते बनता नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इलियट का है।
और बाकी ये जो आपका ऑप्शन है ये पेंट्रस ऑफ कल्चर ये सही है, बी सही प्रिमिटिव कल्चर एडवर्ड बर्नार्ड टायलर। मैं अभी पिछले क्लास में ये क्वेश्चन प्रिमिटिव कल्चर का कराया हूँ फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड बर्नार्ड टायलर का है ये। अब ऑप्शन सी है ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये ब्रोनोस्की है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड पूछा है, ये नेट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ये मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ मिलान का है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आप सबका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7। ये क्या कह रहा आप सबके लिए 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है, ये कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए भूभाग है, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंधों का समूह, ऑप्शन सी है हम की भावना, ऑप्शन डी भाषा। तो ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा कौन सा विशेषता नहीं है 7 नंबर प्रश्न। तो आप बताइए इसमें समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं, तो ये आपका ऑप्शन डी है, ये भाषा। भाषा समुदाय की विशेषता नहीं है। तो क्योंकि समुदाय की विशेषता जो है एक निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, समान जीवन एवं संस्कृत है, विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, अस्थायित्व, मनुष्यों का समूह और मूर्तता, व्यापक उद्देश्य है, समान नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता है, साध्य एवं साधन दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भाषा का जिक्र नहीं है। तो आप लोग देखिए भाषा समुदाय की विशेषता से कोई संबंध नहीं है या समाजीकरण की एक आवश्यक तत्व नहीं माना जाएगा, इसलिए आपका आंसर कह रहा है ना कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं। तो आप देखिए ध्यान दीजिए भाषा आप समुदाय की व्यवस्था नहीं, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या होगा, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। ध्यान दीजिए प्रश्न आप लोग, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है, कह रहा। आपका ऑप्शन ए परिस्थिति समूह, ऑप्शन बी है परिस्थिति संघर्ष, ऑप्शन सी है सामाजिक परिस्थिति, ऑप्शन डी है परिस्थिति कर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन डी है आंसर, ये परिस्थिति क्रम हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो सामाजिक प्रतिमान जो है, जो सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को परिस्थिति क्रम कहा जाता है। इस परिस्थिति क्रम की अवधारणा का प्रयोग जो है आपके समाजशास्त्रीय जगत में परिस्थिति एवं भूमिका के विश्लेषण करने में के क्रम में जो आपकी हैं ये समाजशास्त्री रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा किया गया है। उनके अनुसार है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियों को प्राप्त करता है, उसी परिस्थिति को परिस्थिति क्रम कहते हैं जो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप सब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है। ध्यान दीजिए, आप कह रहा है जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भूमिका संघर्ष, ऑप्शन बी भूमिका ग्रहण, ऑप्शन सी भूमिका दूरी, ऑप्शन डी भूमिका असंगत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर ये आपका डी हो जाएगा, भूमिका असंगत। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूमिका असंगत इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे भूमिका दूरी कहा जो है। आपको इसे भूमिका, ध्यान दीजिएगा, ये भूमिका गलत, तो ये क्या कर भूमिका दूरी से भूमिका दूरी अवधारणा समाजशास्त्रीय जगन प्रश्न इरविंगाम। हाँ फ्रेंड्स, ये भूमिका असंगत जो है इसका जो आंसर है भूमिका असंगत, लेकिन भूमिका दूरी की जो बात करते हैं आपके ये आपके इरविंग गॉफमान कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन है ये भूमिका दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये भूमिका
दूरी जो है इसकी बात आपके इरविंग गॉफमैन करते हैं। और भूमिका असंगत रोल इन्फ्लेक्शन होता है फ्रेंड, ये आपको भूमिका संघर्ष है, रोल कन्फ्लिक्ट है, और ये भूमिका ग्रहण को रोल टॉकिंग कहते हैं, भूमिका दूरी को रोल डिटेंशन कहते हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमिका असंगत, और ये इनके अनुसार होगा, आपके इरविंग गॉफमैन के अनुसार भूमिका दूरी है। इसको फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को एक बार। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 10, ये क्या कह रहा है आपका, यह किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। प्रश्न कह रहा है 10 नंबर फ्रेंड, यह किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। तो आपका ऑप्शन है ए है राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है पीएल कैंडाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, 10 का आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राल्फ लिंटन। ये राल्फ लिंटन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके राल्फ लिंटन हैं ये परिस्थिति व भूमिका को सम्मिलित रूप से सर्वप्रथम, आप ध्यान दीजिए, सन 1936 में लिंटन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक नोट करिएगा, द स्टडी ऑफ मैन, इनकी पुस्तक है जिसे 1936 में लिखा, लिंटन की पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन है। इसमें इन्होंने परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये कहते हैं। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, जहाँ परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये 11 नंबर क्या कह रहा, इसको ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, कह रहा भूमिका संबंधों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है, रॉबर्ट की मर्टन ने क्या कहा है। तो आपका ऑप्शन ए है बहुल भूमिकाएं, ऑप्शन बी है भूमिका समूह, ऑप्शन सी भूमिका नेटवर्क, ऑप्शन डी है परिस्थिति भूमिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या है आप सब बताइएगा। इसका आंसर है आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमिका समूह, क्योंकि प्रश्न कह रहा भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है, उसे मर्टन ने भूमिका समूह कहा है। ये क्योंकि भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होने के कारण मिलती है, मर्टन ने भूमिका समूह या भूमिका प्रतिमान यानी कि रोल सेट कहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मर्टन जो है भूमिका को परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती बदलती रहती है। क्योंकि आप एग्जाम्पल से इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे फ्रेंड्स एक पिता है, तो आपका ये पिता जो है वो किसी का पिता क्या है, पुत्र भी है, और जो है किसी का जो है वो पिता भी है, किसी का चाचा भी है, हाँ, और किसी का मामा भी है फ्रेंड्स। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भूमिका में वो रहता है फ्रेंड्स। तो इसी को जो है भूमिका संबंधों की श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार डॉक्टर है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे डॉक्टर है, डॉक्टर जो है फ्रेंड्स नर्स और मरीजों में चिकित्सा के अधिकारी की भूमिका निभाता है, और फ्रेंड्स और डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी काम करता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 11 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न मैंने पहले काफ़ी विस्तारपूर्वक से अच्छे से करा रखा है फ्रेंड्स, और गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, आप ध्यान ही दे रहे हैं थोड़ा सा। और प्रश्न 12 क्या कह रहा है, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषताएं नहीं है। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषताएं नहीं है। ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है आयु है, ऑप्शन बी लिंग है, ऑप्शन सी है केवल BC है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, आप भी बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ये हो जाएगा केवल BC, आयु और लिंग जो है कह रहा है इसमें कौन सा नहीं है। तो इस जो आपका आयु और लिंग है ये
मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ए और बी नहीं है, ऑप्शन ए और बी नहीं है। तो इसका आंसर ये है। प्रश्न थोड़ा टाइप में मिस्टेक है, लेकिन इसमें ये नहीं आता है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को जो है फ्रेंड्स। तो इसमें आयोलिंग इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है किसने दिया है, प्राथमिक जो आपके प्राथमिक समूह है इसकी अवधारणा को किसने दिया है, ये चार्ल्स कूले ने दिया है फ्रेंड्स। कौन? चार्ल्स कूले ने। तो उन्होंने इसमें बताया है कि इनकी जो पुस्तक है, नोट कर लीजिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा प्राथमिक समूह की विशेषता शारीरिक सामीप्यता, समूह का लघु आकार, संबंधों की अवधि, उद्देश्यों की जो है उद्देश्यों की समानता, नियम, आमने सामने की अंतरक्रिया, साध वैयक्तिक संबंध है, स्वतः विकास आदि। आयु एवं लिंग फ्रेंड्स ये जो प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है, ये आपका देखिए क्लियर होगा। जो ये आपका आयु है और ये जो लिंग है ये प्राथमिक समूह के नहीं है, ये दोनों आपके प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं फ्रेंड्स, ये आपके प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण, आप ध्यान दीजिएगा। ये आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 33 आपका, ये प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। ये कह रहा है आपका 13 नंबर प्रश्न, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। फ्रेंड्स ये 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, आप ध्यान दीजिएगा कि वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी हट्टन, ऑप्शन सी रिवर्स, ऑप्शन डी एस सी दुबे। किसके बारे में? वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ये मॉर्गन का है। ये आप देखिए, अब वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी आपके मॉर्गन का है। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ जो, ये प्रश्न उत्तर नंबर 13। आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है, कह रहा है। क्या कह रहा है? समिति से सदस्यता का, संस्था से सेवा एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा। तो आपका ऑप्शन ए है मैकावर एवं पेज, ऑप्शन बी है आगमन एवं इम्पाक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बी स्ट्रीट, ऑप्शन डी है गिलिन एवं गिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा जो है 14 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन ए है, ये आपके मैकावर एवं पेज हैं जो कहे हैं समिति के सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये आपके मैकावर एवं पेज की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 15 आपका, ये कह रहा है मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये पुस्तक है मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है, पूछ रहे हैं लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए रिटजर, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी थियोनी गिडेंस, ऑप्शन डी है ई वाल स्ट्रीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। 15 का आंसर क्या होता है। इसका आंसर आपके हैं ये जी रिडर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए आंसर जी रिडर है। मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक ये हैं। ये वन लाइनर है फ्रेंड्स। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है खासकर पीजीटी के में पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछा जाता है, और वहाँ तो जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, वो क्या है कि मिलान के रूप में कई बुक्स दे दिए जाएंगे, कई राइटर दे दिए जाएंगे, उस टाइप में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न उत्तर नंबर 16 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। कह रहा औद्योगिकरण का आशय होता है, क्या औद्योगिकीकरण का आशय होता है। ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, ऑप्शन बी संस्कृत का प्रचार प्रसार होना, ऑप्शन सी है कृषि योग भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, ऑप्शन डी है विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप भी बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 16 का आंसर
क्या होगा? 16 का आंसर। तो इसका आंसर आपका है ये ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है इसका आंसर यही हो जाएगा। कह रहा किसी योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना जो होता है औद्योगिकरण का आशय से होता है, क्योंकि औद्योगिकरण फ्रेंड्स आप जान ही रहे हैं जो है उद्योगों के माध्यम से ही सारी वस्तुओं का सारी चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है और उद्योगों के कारण ही जो है जो देश और राष्ट्र विकास ही करते हैं फ्रेंड। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 17 आपका ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? ये किस विद्वान का कथन है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आंद्रे बेंते, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रिटफील्ड, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी है क्रोवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी है ये क्रोवर। ये ऑप्शन डी क्रोवर हो जाएंगे इसके आंसर। आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 18 ये कह रहा है आपका 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों उनकी दशाओं व परिणामों का अध्ययन है? तो आपका ऑप्शन ए बोगार्ट्स, ऑप्शन बी है जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी है जॉनसन। ये फ्रेंड्स जिन्सबर्ग भी कहीं कहीं आपको गिन्सबर्ग की बजाय जिन्सबर्ग भी लिखा गया रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का जो है आप बताइएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ये बी है। मैंने इसलिए बता दिया था कि संकेत कर दिया था कि आपको कहीं कहीं जिन्सबर्ग और कहीं गिन्सबर्ग भी लिखा रहता है दोनों नाम से, क्योंकि जी है ऑप्शन में तो हिंदी में कहीं गिन्स लिखा जाता है कहीं जिन्स लिखा जाता है जिन्सबर्ग। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा आप सब जो है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 19 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है कोई कह रहा निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम नगरीकरण है। ये किसने कहा है जो है? तो आपका ऑप्शन ए एगेन सिंह, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है बर्गेल, ऑप्शन डी है मूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर है आपका ये ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन सी है ये बर्गेल, इनका नाम है ई.एफ. बर्गेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा इसको। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 20 ये क्या कह रहा है। फ्रेंड यहाँ शोर नीचे होने लगा है, पता नहीं शोर आपको सुनाई दे रहा कि नहीं है, कहीं डिस्टर्ब ना हो क्लास। फिर भी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो आपका ऑप्शन ए परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, ऑप्शन बी है सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइएगा आप सब भी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ये जो प्रश्न देखिए ध्यान देंगे आप खुद ही जान जाएंगे। औद्योगिकरण समाज की विशेषता क्या है? तो औद्योगिकरण समाज में जो है आपका प्रतिस्पर्धा होना लाजमी है। तो ऑप्शन सी ये सही है फ्रेंड्स। आप देखिए ये कॉमन सेंस का प्रश्न है जो है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो है औद्योगिकरण में पाया जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 21 ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए। 21 प्रश्न नंबर कह रहा है जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है तो इस प्रभाव को कहा जाता है? प्रश्न ध्यान दीजिए। जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है तो इससे प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सत्ता, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी करिश्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये कॉमन सेंस है, लगाएंगे आप इसका आंसर फ्रेंड्स खुद सही कर देंगे अपने आप से ही। ये कॉमन सेंस के प्रश्न हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो जान जाएंगे। तो फ्रेंड ये शक्ति की बात करता है, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा
शक्ति की सत्ता और शक्ति करिश्मा, इनमें से फ्रेंड्स शक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता तो इस प्रभाव को शक्ति ही कहा जाए, क्योंकि उसकी इच्छा थोड़ी है शक्ति, मतलब जबरन एक तरह शक्ति का आप उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका है। प्रश्न नंबर ये 22 क्या कह रहा आपके लिए, ये कह रहा आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समित शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा प्रश्न, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समित शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है टालकट पार्सन्स द्वारा, ऑप्शन बी जिन्सबर्ग द्वारा, ऑप्शन सी है टानिज द्वारा, ऑप्शन डी है मर्टन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। 22 का आंसर जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्या कह रहा है ये आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समित शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपके ये जो ऑप्शन सी हैं टानीज जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या, प्रश्न नंबर ये 23 क्या कह रहा है आप सबका। 23 प्रश्न जो आपका है क्या कह रहा है, ये कह रहा है सन 1905 में ध्यान दीजिएगा किसने 38 यानी कि 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार किया था। तो आपका ऑप्शन ए है रॉस ने, ऑप्शन बी है गिलिन एवं गिलिन ने, ऑप्शन सी पार्क एवं बर्गेस ने, ऑप्शन डी है मैकावेर व पेज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है ये रॉस ने, ये ऑप्शन ए रॉस जो हैं आपके, इन्होंने सन 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार किया था, उसका अध्ययन किया था विस्तार पूर्वक फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, कह रहा प्रश्न नंबर ये 24 क्या कह रहा आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ये कह रहा निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, ना कि सत्य कथन का। तो आपका ऑप्शन ए है संस्था एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। कह रहा कि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। ऑप्शन बी कह रहा जो है समिति अस्थायी होती है। ऑप्शन सी कह रहा संस्था व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है। ऑप्शन डी कह रहा मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। तो ये प्रश्न आप देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी जो है ये आपका संस्था व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है, जो आपकी संस्था होती है, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। किसका? असत्य, ना कि सत्य। तो ये असत्य आपका यही है जो ऑप्शन सी, बाकी आपका ये जो है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो इस प्रकार आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 25। ये क्या कह रहा आप सभी के लिए 25 प्रश्न नंबर, ये कह रहा भारतीय संविधान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 25 कह रहा, ध्यान दीजिएगा आपका ये 25 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन सी नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। फ्रेंड ये देखा जाए समाजशास्त्र का प्रश्न तो ही है, लेकिन ये देखा जाए तो आपका ये प्रश्न राजनीति शास्त्र का हो गया, जो है आपका पोल का है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आपका ऑप्शन ए दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर 25 का क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भारतीय संविधान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कॉमन सेंस का है, ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यदि ये आंसर ना हो तो फ्रेंड्स आप लोग भी जानकारी के बताइएगा। तो मेरे अनुसार तो भारतीय संविधान किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि पूरा संविधान का इन्होंने जो है निर्माता माना जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आइए देखते हैं फ्रेंड्स फिर आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स अगला प्रश्न या 25 प्रश्नोत्तरों की ही एक श्रृंखला है फ्रेंड्स। ये एग्जाम के दृष्टि से फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की ये श्रृंखला था। आप इस क्लास को मिस ना करिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा, ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा।
जो है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो फ्रेंड तो हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स। जो है गर्मी तो बहुत है, आप पढ़ाई करते रहिए ताकि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं फ्रेंड्स। आप सभी का फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।